नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ए होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करेंगे साथियों बोनिंगहॉसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक के बारे में। फर्स्ट पार्ट में मैंने बोनिंगहॉसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक का 7 पार्ट मैंने आपको समझाया है, उस पर बात हो चुकी है। अगर आपको चाहिए वो फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। पार्ट 2 में हमारा क्या है, प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसा कि मैंने बताया था, उसमें हिस्ट्री से लेकर के डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी, डॉक्ट्राइन ऑफ कंकोमिटेंट सब उसमें था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमारा सिर्फ है प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसमें सिर्फ प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन पे बात होगी। तो प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में भी मैं आपको बताऊं कि इसमें दो अलग अलग चीज है। एक तो छोटा सा पॉइंट है कि इसमें क्या किया गया है बोनिंगहॉसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक में कि इंडिविजुअल इवैल्यूएशन ऑफ मेडिसिन किया गया है। मतलब हर मेडिसिन को बोनिंगहॉसन साहब ने ये उस समय का एक कहिए कि अलग दिमाग लगाया था उन्होंने। तो उनका ये एक खास काम था कि अलग अलग उनकी जो रिपर्टरी थी उसमें अलग अलग ग्रेड दिए गए थे, अलग अलग प्रिंट, मतलब फॉन्ट के साइज को कम ज्यादा करना, ताकि एक स्पेसिफिक जो प्रूविंग के दौरान बहुत ज्यादा जो सिम्टम देखने को मिला उस सिम्टम को उन्होंने एक अलग ग्रेड दिया है। फिर उसके हिसाब से कि किस सिम्टम को ज्यादा अप्रोच किया गया, कौन सा सिम्टम किस मेडिसिन के प्रूविंग के दौरान सबसे ज्यादा देखा गया है, तो उस सिम्टम को उन्होंने अलग ग्रेड दिया है। कौन से सिम्टम को उससे थोड़ा कम दिया गया है तो उसके हिसाब से अलग ग्रेड दिया गया है। खास करके हमको अगर हम एलन एडिसन की बात करें, क्योंकि एलन एडिसन ही सबसे ज्यादा लंबे समय तक यूज हुआ, तो एलन एडिसन की अगर हम बात करें तो एलन एडिसन में 5 अलग अलग ग्रेड्स दर्शाई गई हैं। 5 ग्रेड्स में से सबसे पहला जो हमारा है, जो आपको ग्रेड देखने को मिलेगा, आप यूं समझ लीजिए, इस ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि जैसे ये हो गया आपका पहला जो था वो था कैपिटल, मतलब कि उसका सारा का सारा लेटर जो था उसका कैपिटल लेटर में लिखा जाता था। कैपिटल से मतलब होता था कि जिस रेमेडी में, मतलब जिस सिम्टम के लिए इस रेमेडी को बताया जा रहा है वो सिम्टम उसमें हमेशा ही पाया गया है, सबसे ज्यादा बार पाया गया है। मतलब जिस भी डॉक्टर ने उसे प्रूव किया है या जिस भी पेशेंट पर उन्होंने यूज किया है, क्लिनिकल फीचर से लेकर के हर जगह पर वो जो स्पेसिफिक सिम्टम है वो हमेशा पाया गया है। तो इसके वजह से उसको मिलता था, मतलब उसको दिया गया है, एलन साहब ने दिया है कैपिटल लेटर में। उसके बाद दूसरा जो हमारा आ जाता है बोल्ड फेस। कहने का मतलब होता है कि बस यही आप समझ लीजिए कि ये है बोल्ड, बस इसी को थोड़ा डार्क करके लिखा गया है। मतलब बोल्ड का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं कि डार्क करके लिखा हुआ है, दैट इज बोल्ड। इसको हम देते हैं 4 ग्रेड, 4 ग्रेड कहें या 4 पॉइंट्स कहें, उस हिसाब से इसको बनाया गया है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए मोटा मोटी कि पहला जो कैपिटल है, कैपिटल लेटर में जो दिया गया, जो भी रूब्रिक आपको, सॉरी, जो भी रेमेडी आपको जिस भी रूब्रिक के लिए कैपिटल लेटर में लिखा हुआ मिलता है उसको आप दे करके चलते हैं 5 पॉइंट्स। जिसको भी आप बोल्ड लेटर में लिखा हुआ देखते हैं उसको आप दे करके चलते हैं 4 पॉइंट्स। इस हिसाब से रिपर्टराइजेशन के दौरान इस तरीका से यूज किया जाता था इसको। उसी तरीका से तीसरे नंबर को जो है उसको इटलिक्स में लिखा गया है। इटैलिक्स कहने का मतलब होता है कि थोड़ा सा तिरछा टाइप से लिखते हैं ना, और आप ऐसे समझ लीजिए, ये मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने का, लेकिन यही जो मतलब समझिए कि तीसरा जो है इटैलिक्स, मतलब तिरछा टाइप जो कुछ लोग लिखते हैं तो उसको इटैलिक्स कहते हैं। उस फंट को, फंट आप समझते होंगे। तो इटैलिक्स का ग्रेड जो है वो 3 ग्रेड दिया गया है इटैलिक्स को। उसी तरीका से अगर हम चौथे नंबर पर देखें तो दिया जाता था रोमन लेटर। चौथे नंबर पर जिसको दिया रखा गया है वो है रोमन। रोमन का मतलब आप समझ सकते हैं, रोमन मतलब होता है ना कि एकदम बराबर बराबर जो लिखा हुआ रहता है, एकदम मतलब एकदम गोल गोल सा एक शेप में जो लेटर होता है लिखा हुआ है, जैसे बुक वगैरह में रोमन लिखा जाता है। तो उसको आप इस तरीका से समझें, उसको दिया जाता था 2 पॉइंट। और हम 5वें नंबर पे आते हैं, जो हमारा 5वां ग्रेड है, उसको दिया जाता है, कुछ खास नहीं किया जाता, रोमन ही लिखा जाता था, लेकिन पैरेंथेसिस मतलब आप समझिए कि छोटी कोष्ट में इसको लिखा जाता था। इसको हम देते थे 1 पॉइंट। इस तरीका से इसको रिपर्टराइज करने के लिए एक आसान तरीका दिया गया कि क्योंकि एक ही सिम्टम के लिए तो कितने सारे रेमेडीज दिखाए जाते थे। अब एक ही से आप नॉर्मल किसी भी रिपर्टरी को खोलें, आप चाहे किन रिपर्टरी को ही खोलें, तो किसी भी एक रूब्रिक को आप खोजेंगे तो एक रूब्रिक में तो बहुत सारी रेमेडीज दिखती हैं, बहुत सारे रेमेडीज को दिखाया जाता है। उसमें हम कैसे चुने कि कौन सा मेडिसिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, सबसे ज्यादा उस सिम्टम को फॉलो अप करने वाला जो मेडिसिन है उसको हम कैसे पहचाने, उसके लिए दिया गया है अलग से इस चीज को। तो इस तरीका से आप समझ सकते हैं कि इसको अलग अलग
फंड में बताया गया था, अलग अलग फंड में एलन साहब ने इसको दिखाया था, अलग अलग रेमेडीज को, ताकि आपको ये समझ में आ सके। जिसमें से हमारा कैपिटल में लिखे हुए का मतलब होता था कि सर ये मैक्सिमम टाइम, मतलब कि हमेशा ही एक तरह से कहें कि जब भी डॉक्टर्स ने या प्रूव करने का, जिन्होंने मेडिसिन को यूज प्रूव करने का कोशिश किया है, उनको हमेशा ये सिम्टम स्पेसिफिक जो ये रूब्रिक है, ये सिम्टम है, वो मिला ही है। बोल्ड का मतलब होता था कि अक्सर हाँ मिला है, मतलब कि कभी एक आध बार हो कि ना मिला हो, लेकिन अक्सर हाँ मिला है। इटैलिक्स का मतलब होता था कि मिला है, काफी हद तक मिला है, लेकिन अगर कहें कि 10 में, अगर हम 10 के रेटिंग पे लेकर चलें तो कैपिटल का मतलब समझ सकते हैं आप कि 10 में से कम 9 बार वो प्रूव किया जा चुका है उस सिम्टम को, उस रेमेडी के लिए। बोल्ड की अगर हम बात करें तो समझिए आपकी 6 से 7 बार प्रूव किया जा चुका है उस सिम्टम को, उस रेमेडी, स्पेसिफिक रेमेडी के लिए। इटैलिक्स की बात करें तो आप कह सकते हैं कि 4-5 बार, अगर आप कहें कि 40-50% चांसेस रहे हैं इस सिम्टम के आने के। अगर हम रोमन की बात करें तो रोमन यही है कि 2-4 टाइम्स, मतलब 2-4%, 20-30% ही इसका उम्मीद रहा है कि मतलब 10 बार में अगर हम देखें तो 2 बार या 3 बार वो मेडिसिन प्रूव हुआ है। और रोमन की बात करें तो रोमन के बारे में कहा जाता था, पैरेंथेसिस में जो रोमन दिया जाता है, तो पैरेंथेसिस में रोमन का मतलब होता था कि वो रेमेडीज जो कि शायद ही कभी प्रूव हुई हैं एक आध बार, या फिर सिर्फ क्लिनिकल फीचर्स में देखने को मिली है। हाँ, इनके लिए रोमन जो पैरेंथेसिस में दिया गया है, इनका उपयोग आप रिलेशनशिप चैप्टर में, जैसा कि मैंने बताया, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज जो चैप्टर है, तो उसमें इस तरह के रेमेडीज का उपयोग होता है, उस जगह पर आप इसका यूज कर सकते हैं। बाकी इसको हम समझ गए हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे। 7 पार्ट से दूसरे पार्ट कहें या दूसरा पॉइंट कहें इसी प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन का, तो प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन का ये तो बस आधार था कि किस तरीका से लिखा गया है, लिखने का तरीका मैंने आपको बतलाया। अब बात करते हैं इसके 7 पार्ट्स पे। जैसे कि प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन को जो है, प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम पढ़ेंगे क्या कि बुक को किस तरीका से बनाया गया है। तो बुक को बनाने के लिए जो है उसमें सबसे पहले तो 7 भाग में बांटा गया है उसको, 7 अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं, उसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं। 7 चैप्टर्स में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारा माइंड एंड इंटेलेक्ट, माइंड एंड इंटेलेक्ट के बाद हमारा आ जाता है पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं। सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स हो गए, स्लीप एंड ड्रीम्स हो गया, फीवर्स हो गया, अल्टरेशंस ऑफ द स्टेट ऑफ हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज हो गया। माइंड एंड इंटेलेक्ट मतलब आप समझ सकते हैं बुद्धिमत्ता और दिमाग, इससे जुड़ी हुई बात है। माइंड एंड इंटेलेक्ट में उस जमाने में कहा जाता है कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, बहुत कम रूब्रिक्स दिए गए थे इस माइंड एंड इंटेलेक्ट में, इसके लिए कंट्रोवर्सीज बहुत सारी हुई। बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि हैनीमैन साहब को आप मानते हैं इतना ज्यादा, हैनीमैन साहब के लिए आप कर रहे हैं, और जब हैनीमैन साहब माइंड सिम्टम पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, मेंटल सिम्टम्स पे बहुत ज्यादा फोकस करके चलते हैं, तो फिर आप उनको इतना इग्नोर करके क्यों चल रहे हैं। तो इस पर खैर आप अगर प्रीफेस देखते हैं अगर जाकर के बोनिंगहॉसन साहब का, तो प्रीफेस में उन्होंने क्लियर ये चीज मेंशन किया है कि इस पहले सेक्शन में जो है, खास करके फर्स्ट सेक्शन माइंड एंड इंटेलेक्ट में कम रूब्रिक्स होने की मूल वजह जो उन्होंने बतलाई है वो ये था कि बहुत सारे लोग सिर्फ मेंटल सिम्टम्स में फंस के रह जाते हैं, मेंटल सिम्टम्स के लिए रूब्रिक्स खोजते रह जाते हैं, रेमेडीज खोजते रह जाते हैं, और जो ऑल जो सिम्टम है, जो टोटलिटी जो है, उस टोटलिटी को अचीव करने में गड़बड़ कर देते हैं, वहां पर वो पहुंच नहीं पाते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि माइंड एंड इंटेलेक्ट में उन्होंने, उनका कहना है कि वही रूब्रिक्स यूज किया है जो 100% प्रूवन है, मतलब जो बहुत ज्यादा प्रूव किया गया है। बाकी ज्यादातर छोटे मोटे चीजों को उन्होंने उनके हिसाब से वो छोड़ करके चले हैं, और सिर्फ इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स को ही लेकर के चले हैं वो माइंड एंड इंटेलेक्ट में। उसके बाद बात करते हैं साथियों पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन्स। पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन्स की अगर हम चर्चा करें तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन्स में उन्होंने वही हैनीमैन साहब का ही स्कीम यूज किया, स्कीम जो हैनीमैनियन स्कीमा जो कहा जाता है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक अबव डाउनवर्ड्स जो आप यूज करते हैं, तो उसी तरीके से उन्होंने काम किया है। तो उसमें भी उन्होंने उनका जो चैप्टर्स है अलग अलग, कुल 17 चैप्टर्स उन्होंने दिया है इसमें, खास करके माइंड एंड इंटेलेक्ट में। तो 17 चैप्टर्स में से सबसे पहला चैप्टर जो उन्होंने दिया है वो है आपका हेड। अब हेड चैप्टर है, हेड में भी 4 सब चैप्टर है, हेड में 4 सब चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इंटरनल हेड, एक्सटर्नल हेड, और उसके बाद साइड्स ऑफ इंटरनल हेड एंड साइड्स ऑफ एक्सटर्नल हेड। आप इस तरीके से, मतलब हेड याद हो गया तो आप इतना तो याद कर ही सकते हैं कि इंटरनल हेड, एक्सटर्नल हेड, साइड्स ऑफ इंटरनल हेड एंड साइड्स ऑफ एक्सटर्नल हेड, साधारण सी चीज है। उसके बाद दूसरा जो उनका चैप्टर आ जाता है
वो है आईज। आईज आपको दूसरा चैप्टर है। आईज में आपको देखने को मिल जाता है फिर दो चैप्टर, दो सब चैप्टर। दो सब चैप्टर क्या हो जाता है कि एक तो आई हो गया, आई मतलब सीधे आंख की बात हो रही है, और दूसरा हो जाता है विजन। तो इसमें भी आपको दो सब चैप्टर्स देखने को मिल जाता है, एक आई और एक विजन। तीसरा हमारा चैप्टर हो जाता है ईयर्स। ईयर्स में भी आपको दो सब चैप्टर्स हो जाते हैं। आप अपना जैसे कि याद करने का मैं तरीका आपको बतला रहा हूँ, क्योंकि इसका तो हम बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप आई समझ लिए, जैसे हेड समझ लिए। हेड में हुआ कि इंटरनल हेड, एक्सटर्नल हेड, साइड्स ऑफ इंटरनल हेड, साइड्स ऑफ एक्सटर्नल हेड, 4 पॉइंट्स। आईज के बारे में आप सोच सकते हैं, आईज तो एक आंख की खुद की बात हो रही है कि आंख में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, रेडनेस हो, पेन हो, कुछ भी हो। और दूसरा जो आंख का काम होता है, फंक्शन, माने कि विजन, तो विजन एक अलग चैप्टर हो गया। उसी तरीके से ईयर है। ईयर्स में क्या है कि ईयर एक चैप्टर है कि कान में किसी तरह का इशू है, फिजिकल इशू है, और दूसरा क्या है, फंक्शनल इशू है, यानी कि हियरिंग। तो दो सब चैप्टर आपको ईयर्स में भी देखने को मिल जाते हैं। एक तो आपका ये हो जाता है, ये गलती मुझसे अक्सर होती है कि मैं ईयर्स में ना दो बार ये लगा देता हूँ, एक बड़ा एक छोटा। ईयर्स में भी दो सब चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, एक आपका हो गया ईयर और दूसरा हो गया आपका हियरिंग। चौथे नंबर पर हमारा आ जाता है नोज। फोर्थ जो चैप्टर दिया गया है, फोर्थ चैप्टर आपका हो जाता है नोज। नोज में भी दो सब चैप्टर है उसी तरीका से, एक आपका हो जाता है नोज और दूसरा हो जाता है स्मेल। उसके बाद आपका पांचवा चैप्टर हो जाता है फेस। फेस में भी आपको दो सब चैप्टर देखने को मिल जाता है, एक तो फेस और दूसरा क्या है, लोकेशन ऑफ सेंसेशंस। मतलब कि फेस में किसी तरह का सेंसेशन कहाँ कहाँ है, तो उसके हिसाब से जो रूब्रिक दिया गया है उसके हिसाब से आप मेडिसिन देख सकते हैं। तो फेस में भी दो सब चैप्टर हो गया आपका, एक फेस और दूसरा आपका लोकेशन ऑफ सेंसेशंस। छठा आपका हो जाता है टीथ। टीथ में कोई सब चैप्टर नहीं दिया गया है, टीथ टीथ सीधा चैप्टर है। उसके बाद 7 में आप देख सकते हैं हो जाता है हमारा माउथ। माउथ चैप्टर में भी कोई सब चैप्टर नहीं है, सीधा का सीधा चैप्टर है। उसके बाद हम अगर बात करें 8th की, तो 8 नंबर पे हमारा आ जाता है थ्रोट। थ्रोट जो सब चैप्टर है, एक सेकेंड, इससे आपको समझ में आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारा 8वें नंबर का जो चैप्टर हो जाता है, 8वां चैप्टर जो इसमें दिया गया है वो है थ्रोट। थ्रोट में भी कोई सब चैप्टर नहीं दिया गया है, बस डायरेक्ट है। उसके बाद हमारा 9वें नंबर पर जो आता है वो है माउथ एंड फॉसेज। माउथ एंड फॉसेज। माउथ एंड फॉसेज में आपको 5 सब चैप्टर्स देखने को मिलती हैं। उसमें से सबसे पहला जो आपको दिया गया है वो है माउथ एंड फॉसेज। मतलब चैप्टर का नाम तो माउथ एंड फॉसेज ही है, और उसमें पहला सब चैप्टर जो हमें देखने को मिलता है वो भी उसका भी नाम है माउथ एंड फॉसेज। और माउथ एंड फॉसेज में आप समझ सकते हैं कि एक तो माउथ की बात हो रही है, मुंह के पूरे मुंह की बात हो रही है। दूसरा फॉसेज जो मतलब आपका नली है उसकी बात हो रही है। दूसरे अगर हम सब चैप्टर की बात करें तो हंगर एंड थर्स्ट हमें देखने को मिल जाता है, मतलब भूख प्यास कैसा है। उसके बाद तीसरा सब चैप्टर जो दिया गया है वो है टेस्ट, मतलब मुंह का स्वाद कैसा है, टेस्ट कैसा है। उसके बाद आपको दिया जाता है इरिटेशंस। इरिटेशंस मतलब डकार किस तरह का है। उसके बाद दिया गया है नोजिया एंड वॉमिटिंग। पांचवा जो सब चैप्टर दिया गया है नोजिया एंड वॉमिटिंग, मतलब मितली और उल्टी। तो ये हमारा 9वां चैप्टर हो गया। 10वें चैप्टर में हम देखते हैं एब्डोमेन। अब एब्डोमेन में क्या है, 7 सब चैप्टर्स दी गई हैं एब्डोमेन में, सिर्फ 7 सब चैप्टर्स अलग अलग एब्डोमेन में दी गई हैं। उसमें से सबसे पहला हमारा हो जाता है इंटरनल एब्डोमेन, दूसरा हो जाता है एक्सटर्नल एब्डोमेन, दूसरा सब चैप्टर। तीसरा सब चैप्टर जो आपको देखने को मिलता है वो हो जाता है साइड्स ऑफ एब्डोमेन, मतलब वही बात है। उसके बाद आपको चौथा जो आप सब चैप्टर इसमें आप देखते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब आप जानते होंगे रोग भ्रम होता है हाइपोकॉन्ड्रिया। उसके बाद आपका पांचवा जो हो जाता है सब चैप्टर, पांचवा सब चैप्टर हो जाता है आपका एब्डोमिनल रिंग्स। एब्डोमिनल रिंग्स में बस वही है, एब्डोमेन के जो अलग अलग पार्ट्स है उसके जो रिंग साइज जो भी ये होते हैं, मतलब कि अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से दिया गया रूब्रिक्स है उसमें। उसके बाद आपका अगला पार्ट हो जाता है फ्लैचुलेंस। फ्लैचुलेंस में आपको देखने को मिलता है गैस किस तरह का है, मतलब गैस बन रहा है, उस तरह का कोई दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह के टाइम में आप जानते हैं गैस वगैरह बनता है, तो उससे संबंधित रूब्रिक्स जो दी गई हैं। उसके बाद आपका स्टूल हो जाता है, 7वां जो सब चैप्टर दिया गया है वो हो जाता है आपका स्टूल।
तो ये आपको अलग अलग 7 सब चैप्टर्स दी गई हैं, आपको याद रखना है। पहला हमारा क्या हो गया, इंटरनल एब्डोमेन, दूसरा हमारा हो गया एक्सटर्नल एब्डोमेन, तीसरा हमारा हो गया साइड्स ऑफ एब्डोमेन, चौथा हमारा हो गया हाइपोकॉन्ड्रिया, पांचवा हमारा हो गया एब्डोमिनल रिंग्स, छठा हमारा हो गया फ्लैचुलेंस, सातवां हमारा हो गया स्टूल। तो ये 7 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लेकर के चलें तो आप अगर इतना याद रखते हैं सिर्फ कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंकोमिटेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी, उसके बाद क्यों जरूरत पड़ी रिपर्टरी को बनाने की, उसके बाद ये अलग 7 डिविजन्स और 17 सिर्फ चैप्टर्स आपने याद रखा है, सिर्फ इतना याद किया है, तो आपका बोइनिंगहॉसन चैप्टर का मतलब बोइनिंगहॉसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक का क्वेश्चन आपने एक तरह से कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि एग्जाम में बोइनिंगहॉसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक को बहुत ज्यादा उतना ज्यादा क्वेश्चन उससे नहीं आता है जितना कि आपको केंट से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको बहुत ज्यादा फोकस केंट पे करना है और इसके बारे में इतनी जानकारी तो कम से कम आपको होनी ही चाहिए अगर आप बेहतर बीएचएमएस के स्टूडेंट हैं तो। उसके बाद हम बात करते हैं 11वें पॉइंट की, यूरिनरी ऑर्गन्स। 11 हमारा पॉइंट हो जाता है यूरिनरी ऑर्गन्स। अब यूरिनरी ऑर्गन्स में क्या है कि 3 सब चैप्टर्स दी गई हैं यूरिनरी ऑर्गन्स में। उसमें से पहला तो हो जाता है यूरिनरी ऑर्गन्स। यूरिनरी ऑर्गन्स मतलब आप समझते हैं कि जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट में आपका जो जो चीज आता है, जो जो ऑर्गन आता है, वो सारे के बारे में बात हो रही है। दूसरा जो सब चैप्टर दिया गया है वो है यूरिन। यूरिन सिर्फ अलग से सब चैप्टर देने का मतलब हुआ कि उसमें क्या यूरिन जो आउटपुट हो रहा है उसमें किस तरह का क्या डिफरेंस है, किसी तरह का कोई चीज पाया जा रहा है, उसमें कुछ गंध है, स्मेल है, कलर है, तो ये सब डिफरेंस जो है। तीसरा जो आपका चैप्टर दिया गया है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन आप समझ सकते हैं, मिक्चुरेशन कुछ अलग नहीं होता है, मिक्चुरेशन कहें या यूरिनेशन कहें एक ही बात है। तो प्रोसेस में जैसे कि मिक्चुरेशन में आपको रूब्रिक्स देखने को मिलेगा जैसे कि कुपियस है, स्कैंटी है, तो इस तरह का मतलब कम आ रहा है, ज्यादा हो रहा है, पेनफुल है, तो ये सब डिफरेंस जो है, ये सब रूब्रिक जो है इस तरह का आपको देखने को मिलेगा मिक्चुरेशन में। 12वें चैप्टर की हम अपना बात करते हैं। 12वें चैप्टर में हमें देखने को मिल जाता है सेक्सुअल ऑर्गन्स। सेक्सुअल ऑर्गन्स में भी 3 सब चैप्टर्स दी गई हैं, जिसमें से सब पहला जो सब चैप्टर आपको देखने को मिलता है उसका नाम भी मतलब कि चैप्टर का तो नाम सेक्सुअल ऑर्गन्स है ही, और पहला जो सब चैप्टर है उसका भी नाम सेक्सुअल ऑर्गन्स ही है। और उसमें भी आपको मेल एंड फीमेल मतलब कि जो सेक्सुअल ऑर्गन्स सब चैप्टर है उसमें मेल एंड फीमेल दोनों से जुड़ा हुआ आपको सारा का सारा रूब्रिक्स मिल जाता है। दूसरा जो हमारा सब चैप्टर हो जाता है वो हो जाता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन आप जानते हैं मेंस्ट्रुएशन सिर्फ महिलाओं के लिए होता है, और उसके साथ साथ मेंस्ट्रुएशन में आपको ये सारी रूब्रिक्स मिल जाते हैं कि कोपियस मेंस्ट्रुएशन है, स्कैंटी म्यूरेशन है, किस तरह का ब्लड डिस्चार्ज है, तो इस सब से रिलेटेड जितनी भी रूब्रिक्स हैं ये सब आपको मेंस्ट्रुएशन में दिख जाती हैं। तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट सब चैप्टर उन्होंने दिया है वो है ल्यूकोरिया, क्योंकि ल्यूकोरिया भी मतलब कई एक तरह की महिलाओं में मैक्सिमम पाई जाने वाली समस्या होती है, अक्सर हाँ देखने को मिल जाता है ये सिम्टम, तो ल्यूकोरिया के लिए भी उन्होंने एक अलग से सब चैप्टर दिया है, ये एक बेहतर काम है उनका। तो ये हमारा हो जाता है सेक्सुअल ऑर्गन्स। 12वां जो हमारा चैप्टर है वो हमारा हो गया सेक्सुअल ऑर्गन्स। इसमें भी 3 सब चैप्टर आप समझ गए, और सेक्सुअल ऑर्गन्स हो गया हमारा, मेंस्ट्रुएशन हो गया हमारा, और आपका ल्यूकोरिया हो गया। और 13वीं पार्ट पर बात करें, 13वां जो चैप्टर है वो है रेस्पिरेशन। 13वीं पार्ट में हमें रेस्पिरेशन पे सारी ये दी गई हैं, रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई सारी क्या कहते हैं आपका रूब्रिक्स दिया हुआ है। 14वां हमारा चैप्टर हो जाता है एक्सटर्नल थ्रोट एंड नेक। एक्सटर्नल थ्रोट एंड नेक में भी आपको 2 सब चैप्टर देखने को मिलती है, जिसमें से पहला तो हमारा चैप्टर है एक्सटर्नल थ्रोट एंड नेक, सेम पहला सब चैप्टर, और इसमें दूसरा है नेक एंड नेप ऑफ नेक। नेक एंड नेप ऑफ नेक में आपको देखने को मिलता है, नेक तो एक आपका गला हो गया, और नेक ऑफ नेक, नेप ऑफ नेक जो कहते हैं, नेप ऑफ नेक कहने का अर्थ होता है पीछे का भाग, गर्दन के पीछे का भाग जो होता है उसको नेप कहते हैं। तो नेप ऑफ नेक और नेक ये आपका दूसरा आपका हो जाता है सब चैप्टर। उसके बाद 15वें नंबर पे हम आते हैं। 15वां जो हमारा चैप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा चेस्ट। तो इसका कोई सब चैप्टर नहीं दिया गया है, सीधा चैप्टर है। उसके बाद 16वें नंबर पे हमारा आ जाता है बैक। 16वां चैप्टर हमारा बैक देखने को मिल जाता है। बैक में भी कोई अलग से सब चैप्टर नहीं है, डायरेक्टली चैप्टर है। उसके बाद 17वें नंबर पे हमारा आ जाता है एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज आप समझते होंगे, एक्सट्रीमिटीज मतलब होते हैं हमारे हाथ और पैर।
इसीलिए एक्सट्रीमिटीज को दो भागों में बांटा गया है। डायरेक्टली जब हम हाथ पैर सबको मिला करके कहते हैं तो वो एक्सट्रीमिटीज हो जाता है। तो इसमें आपको दो सब चैप्टर देखने को मिलते हैं। अगर आप बॉडी में भी देखें तो अपर एक्सट्रीमिटीज मतलब हाथ, लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब पैर। तो अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज ये दो आपको सब चैप्टर देखने को मिलता है और एक्सट्रीमिटीज चैप्टर में। तो इस तरीके से आप समझ गए कि 17 अलग अलग चैप्टर्स दी गई हैं। हेड, आईज, ईयर्स, नोज, फेस, यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं कि सब हेड का एक 4 सब चैप्टर हो गया। उसके बाद इन तीनों चारों का 2-2 सब चैप्टर हो गया। टीथ माउथ का सिंगल है। इसी तरीके से सबको आप ध्यान से याद कर लेंगे। और सिर्फ चैप्टर को ही अगर आप याद कर लेते हैं कि हेड, आई, माने फर्स्ट चैप्टर हेड से शुरू होता है, आईज पे आते हैं, ईयर पे आते हैं, और नोज पे आते हैं, फेस पे आते हैं, टीथ पे आते हैं, माउथ पे आते हैं, थ्रोट पे आते हैं, फिर माउथ एंड फॉसेज हो गया, फिर आपका एब्डोमेन हो गया, यूरिनरी ऑर्गन्स हो गया, सेक्सुअल ऑर्गन्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, फिर एक्सटर्नल थ्रोट एंड नेक हो गया, फिर चेस्ट हो गया, फिर बैक हो गया और उसके बाद एक्सट्रीमिटीज। तो इतने 17 चैप्टर्स का नाम अगर आप खाली याद रख लेते हैं, सिर्फ 17 चैप्टर्स का नाम अगर आपको याद रहता है तो इतना जब आप पॉइंट आप लिख देते हैं एग्जाम में तो फिर वो इनफ माना जाता है। और उसके साथ साथ आपको ये 7 डिविजन्स स्पेशली आपको याद होना चाहिए कि 7 डिविजन्स अलग अलग क्या क्या हैं। तो ये हमारा हो गया बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन्स। उसके बाद हम बात करेंगे सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स पे। तो सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स में दोस्तों आपको 3 सब चैप्टर्स देखने को मिलती हैं सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स में। और तीनों हो गया आपका, जैसे कि ग्लैंड्स हो गया, बोन्स हो गया और स्किन हो गया। ये 3 सब चैप्टर्स आपको अलग अलग दी गई हैं। वैसे तो इन जनरल करके दिया गया है, मतलब कि चैप्टर जो है वो है इन जनरल। अब इन जनरल में आपको ये तीनों सब चैप्टर मिलेगा, ऑफ ग्लैंड्स, ऑफ बोन्स, ऑफ स्किन। उसके बाद हम आते हैं हमारे चौथे पार्ट पे। चौथा जो डिवीजन है वो है हमारा स्लीप एंड ड्रीम्स। स्लीप एंड ड्रीम्स में जो आपको अलग अलग रूब्रिक्स देखने को मिलता है, जैसे कि यॉर्निंग हो गया यानी जम्हाई लेना, फिर स्लीपलेसनेस हो गया या फिर स्लीपीनेस हो गया मतलब कि नींद बहुत ज्यादा आना या नींद ना आना, इस तरह की जो रूब्रिक्स हैं। उसके बाद आपको ड्रीम्स जो अलग रूब्रिक है, ये ड्रीम्स किस तरह के होते हैं उसके बारे में भी रूब्रिक्स आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक पोजीशन ऑफ स्लीप भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह का जो भी रूब्रिक्स बनता है वो आपको स्लीप एंड ड्रीम्स में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं साथियों हम 5वें सेक्शन की, फीवर्स पर। फीवर्स में हमें 7 अलग अलग सबसेक्शंस देखने को मिलती हैं। फीवर्स में हमारा पहला सबसेक्शन हो जाता है सर्कुलेशंस ऑफ द ब्लड। सर्कुलेशंस ऑफ द ब्लड में आप देखते हैं अलग अलग जो रूब्रिक्स दी गई हैं सर्कुलेशंस ऑफ द ब्लड में, कि क्या, जैसे कि ब्लड का फ्लो क्या है, किसी तरह का कंजेशन है, किसी तरह का मतलब ब्लड की कमी है। तो इस तरीके से जुड़ा हुआ जो भी चीज है, मतलब ब्लड से जुड़ा हुआ जो भी रूब्रिक्स आप खोजेंगे वो आपको सर्कुलेशंस ऑफ ब्लड में देखने को मिल जाएगा। दूसरा हमारा हो जाता है कोल्ड स्टेज एंड चिली स्टेज। कोल्ड स्टेज एंड चिली स्टेज। तो कोल्डनेस या फिर चिलीनेस से, कोल्डनेस मतलब हो गया कि जो बुखार के समय में जो ठंड लगने लगती है उस तरह के जो रूब्रिक्स होते हैं, या चिलीनेस जो फील करना हुआ, तो इस तरह के जो भी रूब्रिक्स आप खोजेंगे वो आप खोजेंगे कोल्ड स्टेज एंड चिली स्टेज में। उसके बाद तीसरा हमारा सब चैप्टर हो जाता है कोल्डनेस। कोल्डनेस में आपको जो ठंड फील होता है, मतलब होता है ना कि कभी सर ठंडा है लेकिन बॉडी गर्म है, या फिर पैर ठंडे हैं, या फिर हाथ के तलती ठंडे और बॉडी हीट है। तो इस तरह के जो कोल्डनेस से जुड़ा हुआ जो सिम्टम होगा। चौथा में आपको देखने को मिल जाता है हीट। हीट मतलब टेम्परेचर किस तरीका से उसका अप डाउन है, किसी तरह का कोई वेरिएशन है टेम्परेचर में। तो ये आपको हार्ट में आपको देखने को हार्ट में लिख दिया है, हीट में देखने को मिल जाता है आपको। उसके बाद 5वां आप देखते हैं पर्सपीरेशन। पर्सपीरेशन किस तरह का है पेशेंट का, उसमें किसी तरह का रूब्रिक्स अगर आप बना पा रहे हैं, कुछ आपको सिम्टम मिल रहा है तो उससे जुड़ा हुआ आप वहां देख सकते हैं। छठा कंपाउंड फीवर हो जाता है आपका। कंपाउंड फीवर में आप इस तरह के रूब्रिक्स जो कि जैसे आपको बतलाते हैं कि किस तरीके से बुखार आ रहा है, या फिर रह रह के आ रहा है, अल्टरनेट फीवर है, या फिर बैक टू बैक कितना, मतलब कि आप टाइम ड्यूरेशन का जो डिफरेंस है, या फिर किस तरीके से आने का जो उसका तरीका है, तो ये आपको कंपाउंड फीवर में देखने को मिल जाता है कि पहले सर्दी लगती है, फिर ठंड लगता है और फिर जाकर के बॉडी हीट हो जाता है। इस तरह के जो वेरिएशंस हैं, इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं कंपाउंड फीवर में। उसके 7वां हमारा पार्ट हो जाता है
कंकोमिटेंट कंप्लेंट्स में आप जो कंकोमिटेंट कंप्लेंट्स करने का मतलब होता है, मैंने आपको कंकोमिटेंट समझा दिया है पार्ट 1 में कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंकोमिटेंस क्या है। तो कंकोमिटेंट कंप्लेंट्स का मतलब भी बस वही हो जाता है, साथ चलने वाला, जैसा कि मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है पार्ट 1 में। तो कंकोमिटेंट ऑफ कंप्लेंट्स मतलब साथ चलने वाला, मतलब बुखार के साथ साथ और क्या क्या, जैसे सर्दी है, खांसी है और सर दर्द है, किसी भी तरह का कुछ भी जो भी कंकोमिटेंट कंप्लेंट है बुखार के साथ, फीवर के साथ, तो उसको एक अलग एरिया दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि 5वां जो हमारा सेक्शन है फीवर है, उसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि 7 सब सेक्शन आप कह सकते हैं, या उसको 7 चैप्टर्स कह सकते हैं, जिसमें से पहला हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, दूसरा स्टेज है कोल्ड स्टेज एंड चिली स्टेज, तीसरा हमारा कोल्डनेस, चौथा हीट, 5वां पर्सपिरेशन, फिर कंपाउंड फीवर, फिर कंकोमिटेंट कंप्लेंट्स। तो इन 7 पॉइंट्स को आप याद रखने का प्रयास करेंगे, इन 7 पॉइंट्स को याद रखना है। उसके बाद हमारा आ जाता है छठे पॉइंट पे हम बात करेंगे, जो हमारा हो जाता है अल्टरेशंस ऑफ द स्टेट ऑफ हेल्थ। अल्टरेशंस ऑफ द स्टेट ऑफ हेल्थ कहने का मतलब होता है कि जो समस्याएं जो आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका आने का तरीका क्या है, किस तरीका से आ रही हैं, जैसे एग्रावेशन किस तरह का है, एमेलियोरेशन किस तरह का है। और उसी तरीका से आप अगर अल्टरेशंस ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ के सब सेक्शंस में जाते हैं, या फिर आप वहाँ सब सेक्शंस ही कहेंगे कि अल्टरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ हेल्थ के सब सेक्शंस जो हैं वो 2 सब सेक्शंस दी गई हैं, 2 सब सेक्शंस दी गई हैं। एक तो हो गया आपका एग्रावेशन और दूसरा हो जाता है आपका एमेलियोरेशन। अब इसमें भी क्या है कि आपका एग्रावेशन में भी एग्रावेशन को 2 चैप्टर दिया गया है, या फिर आप इस तरीके से कहें कि एग्रावेशन चैप्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 सब चैप्टर दिया गया, मतलब 2 अलग अलग पॉइंट दिया गया, आप इस तरीके से लेकर के चलिए। जिसमें हमारा पहला हो जाता है एग्रावेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एग्रावेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब कि किस समय में एग्रावेट होता है। क्योंकि ये जो है ना, इस तरह का सिम्टम बहुत आपको देखने को मिलेगा कि पेशेंट कहता है कि रात को ही ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है, जैसे किसी तरह का पेन है, कोई रिमेटिक पेन वगैरह है, उसको बेड पे जाते ही पेन बढ़ जाता है रात के समय ही। तो ये हो गया। उसके बाद आपको दूसरा जो मैंने बोला गलती से कि बेड पे जाकर के, टाइम का बेड से लेना देना नहीं है, टाइम का मतलब है समय से। जैसे कि आपको माइग्रेन देखने को मिलता है कि कुछ माइग्रेन होता है जो कि सुबह के टाइम में जो पल्सेटिला में बतलाया जाता है कि सुबह के समय में जैसे जैसे सूरज उगता है वैसे वैसे उसका माइग्रेन बढ़ता है, जैसे जैसे सूरज कमता है वैसे वैसे माइग्रेन घटता है, तो सुबह के समय उसका माइग्रेन बहुत रहता है। तो इस तरीका का सिम्टम जो होता है, इस तरीका का जो रूब्रिक आप देखेंगे वो अकॉर्डिंग टू टाइम में चला जाएगा। दूसरा आपको देखना है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस। सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस का मतलब, सर्कमस्टांसेस आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मतलब आता है, जैसे कि बेड पे जाते ही हो जाना, कपड़ा खोलते ही किसी तरह का सिम्टम बढ़ना, तो इस तरह के जो सिम्टम्स जो होते हैं, इस तरह के जो रूब्रिक्स आप खोजेंगे वो इसमें खोजेंगे। सिचुएशन मतलब हो गया कि आप किस तरह के सिचुएशन में आपको होता है, किस तरीका में होता है, किसी तरह के खास पोजीशन में पेन हो रहा है, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, तो ये सब आपको देखने को मिल जाता है। तो हमें इतना ही समझना है कि एग्रावेशन और एमेलियोरेशन ये 2 सब चैप्टर दी गई हैं, मतलब 2 सब सेक्शन दी गई हैं अल्टरेशन ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ में। उसमें से एग्रावेशन में 2 सब चैप्टर आपको देखने को मिल जाता है, एग्रावेशन अकॉर्डिंग टू टाइम और एग्रावेशन अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस एंड आपका सिचुएशंस। और दूसरा आपका एमेलियोरेशन, एमेलियोरेशन के बारे में अलग से सब चैप्टर दिया नहीं गया है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जो खुद बोनिंगहॉसन सर का जो उनका पहला जो एडिशन था उसमें खैर एमेलियोरेशन में काफी दिया भी गया था रूब्रिक, जिसमें कि एलन सर ने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। और ये भी एक बात है कि एलन सर ने कुछ जो रूब्रिक्स थे उनको चेंज करके, यानी कि किसी चीज को एग्रावेशन करके बताया गया था उसको उन्होंने एमेलियोरेशन कर दिया है। मतलब कि आप जैसे एग्रावेशन फ्रॉम हीट था उसको एमेलियोरेशन फ्रॉम कोल्ड कर दिया है। तो इस तरीका का डिफरेंस उन्होंने कुछ लाया, मॉडिफिकेशन कुछ उन्होंने किया, और उसमें बहुत सारी जो रूब्रिक्स थी एमेलियोरेशन में उसको उन्होंने हटाया भी है। तो ये हमारा हो गया अल्टरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ हेल्थ, आप समझ गए। 7वां जो हमारा पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज। रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज में क्या है कि इसको थोड़ा सा उल्टा तरीके से दिया गया, मतलब कि आप यूं समझें कि नॉर्मली रेपेटरी में क्या होता है कि ये दिया हुआ होता है, रूब्रिक्स दिया होता है और उसके आधार पे ये दिया गया था आपका रूब्रिक्स दिया गया होता है और उसके आधार पे रेमेडीज दिया गया होता है। लेकिन यहाँ रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा
कि हर रेमेडी में रूब्रिक दिया गया है, मतलब एक ग्रुप ऑफ रूब्रिक निकाला गया है और उसको आपको हर रेमेडी में देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं, इसको रिलेशनशिप की तरह समझा जाता है। जैसे इसमें आपको 7 जो खास रूब्रिक है, इसको आपको हर रेमेडी में ये 7 रूब्रिक आपको देखने को मिलेगा। आप इन 7 को याद रख लेते हैं तो ये काफी है आपके लिए। जिसमें से सबसे पहले आपका हो जाता है माइंड, सबसे पहला आपका हो गया माइंड। दूसरा जो आपका रूब्रिक देखने को मिलेगा आपको वो है लोकेलिटीज। तीसरा आपको देखने का मिलेगा सेंसेशन। चौथा आपको देखने को मिलेगा ग्लैंड्स, बोन एंड स्किन, बोन्स लगा सकते हैं, बोन्स एंड स्किन। पांचवा हो जाता है स्लीप एंड ड्रीम्स। छठा हमारा हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन एंड फीवर, ब्लड सर्कुलेशंस एंड फीवर। और 7वें पॉइंट में हम देखते हैं एग्रावेशंस। तो ये जो है ना आपका, ये 7 रूब्रिक जो आपको देखने को मिलता है पूरे रेपर्टरी में, तो इस 7 रूब्रिक को अलग एक ग्रुप बनाया गया है जो कि आपको रिलेशनशिप दिखाया गया है हर रेमेडी के साथ। मतलब जो भी रेमेडी दी गई है उन सारी रेमेडीज के साथ इन सब का रिलेशनशिप इन 7 पॉइंट्स का आपको दिखाया गया है। तो रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज मतलब यही है कि ये जो 7 ग्रुप हैं इनको उनके साथ दिखाया गया है हर रेमेडी का इसके साथ क्या रिलेशन है, इसको कहते हैं हम रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज। तो ये था हमारा पार्ट 2 बोनिंगहॉसन थेरापेटिक पॉकेट बुक का। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला जो वीडियो हम डालने जा रहे हैं वो हमारा पार्ट 3 होगा, जिसमें कि मैंने बताया आपको 9th और 10th पार्ट जो हमारा था कि आपका एक तो हो गया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोनिंगहॉसन थेरापेटिक पॉकेट बुक, और दूसरा चीज क्या है लाइफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर बोनिंगहॉसन। तो ये दोनों पॉइंट जो है ये आपको 3rd वीडियो में देखने को मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, वहां से जाकर के क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं BTPB का, यानी बोनिंगहॉसन थेरापेटिक पॉकेट बुक का। वो भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, उसमें 7 अलग अलग पॉइंट्स हैं और आपका फिलोसफिकल बैकग्राउंड, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, ये सब डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी, कंकोमिटेंट सोर्सेज, मतलब सब कुछ उसमें दिया गया। 7 पॉइंट उसको दिया गया, 10 पॉइंट में मैंने बांटा था, 7 उसमें कवर हो गया। ये आपका 8वां पॉइंट था। आप इसको इस तरीका से लेके चल सकते हैं कि ये जो था हमारा ये 8वां पॉइंट था, और 9वां 10वां पॉइंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और आपका लाइफ हिस्ट्री ऑफ बोनिंगहॉसन। तो ये दोनों पॉइंट को हम समझेंगे अगले वीडियो में, यानी कि पार्ट 3 में। चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, हिंदी में आसान भाषा में सारे क्वेश्चंस को होम्योपैथ और BHMS से जुड़े हुए हर पॉइंट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।